हम शो में आगे बढ़ेंगे और अब आपको मिलवाएंगे हमारी जनता के सबसे चहेते मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्फ्लुएंसर, एंजल इन्वेस्टर, एक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट अक्षत श्रीवास्तव। अक्षत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और पेशकश में। और आपका जो YouTube चैनल है ये कई लोगों के लिए, और इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, लर्निंग लेवल के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया विकल्प है। आप किसी भी मुद्दे पर कुछ भी चीज़ पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना है, बस आपके पास आ जाना है। तो इसीलिए आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना है, जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं उन्हें बताएं। बात हो रही है NSE के IFSC प्लेटफॉर्म की, जिसके ज़रिए आप US स्टॉक में, चुनिंदा US स्टॉक में अब ट्रेडिंग कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये प्लेटफॉर्म कैसे लगा, मुझे ये बताइए। जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर सच अ वार्म वेलकम, रियली अप्रिशिएटेड कविता जी। सो बात करते हैं जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है, तो उसके बारे में मूव बहुत अच्छा है इन द सेंस कि अभी तक जो रिटेल निवेशक होते थे उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ मिसट्रस्ट होता था टू इन्वेस्ट इन द US मार्केट। अगर उनको इंडिया से बाहर डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है तो वो ट्रस्ट नहीं आता था। अगर आप US में इन्वेस्ट करना चाहते हो उस एस्पेक्ट को लेके, एंड सेकंड ये कि अभी तक ऑप्शंस ये होते थे कि आप ऑनलाइन एप्स जो होती थी आप उसके थ्रू करते थे। अब क्योंकि NSE डायरेक्टली इसमें NSE IFSC जो एक सब्सिडरी है NSE की, होली ओन्ड सब्सिडरी है NSE की, उसने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, तो ट्रस्ट लेवल ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। सो दैट्स अ गुड मूव। एक बहुत ही सोचा समझा विकल्प अब लोगों को मिलेगा निवेश करने के लिए इंडिया से बाहर। सोचा समझा विकल्प तो है, लेकिन क्या ये सबसे बेहतरीन विकल्प है? जी, अब वो तो अपन को अभी देखना पड़ेगा, बिकॉज वो रोल आउट कैसे होता है और उसकी लिक्विडिटी कैसे रहती है, क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ है फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ट्रस्ट ज्यादा होगा बिकॉज इट इज बैक्ड बाय NSE, नो डाउट अबाउट दैट। बट अब उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिक्विडिटी को लेके कि उसमें कितना लिक्विड रहता है, जो उसके पीछे की मैकेनिक्स है, जैसे कि उसमें बात अभी ये चल रही है कि जो NSE IFSC जो संस्था है वो अपने डिपॉजिटरी रिसीट्स बनाएगी, तो उसको वो कैसे मैनेज करती हैं, अगर उसकी भी लिक्विडिटी ट्रेडिंग अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जानी बाकी हैं। एंड सबसे बड़ा मुद्दा भी ये आता है कि नंबर ऑफ चॉइसेस ऑन दो स्टॉक्स वो बहुत कम है। तो अभी 8 स्टॉक से स्टार्ट किया है, एंड उसको करीब करीब 50 बहुत जल्दी ले जाएंगे। एंड उसके बाद वो किस तरीके के स्टॉक्स ऐड करते हैं वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर जो डायनेमिक प्राइसिंग की बात की जा रही है, मिनिमम प्राइस मूवमेंट की बात की जा रही है, तो जो शुरुआत में आपने बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र किया ना, जो इस तरह की सर्विस मुहैया कराते हैं, क्या वहां पर भी इस तरह की प्राइस मूवमेंट के विकल्प हैं? जी, वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नंबर वन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। अभी तक होता ये था कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू जाना पड़ता था। जैसे इंडिया में भी आपको रेगुलेशंस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, फिर आपको US के रेगुलेशंस पे भी अलाइन करना पड़ेगा, एंड वहां पे जाके तब आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ट्रैकिंग एरर नहीं होता जहां तक मुझे पता है इन ऑनलाइन एप्स में। एंड ये मेरे ख्याल में इसमें जो स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट रहेगा वो इसमें भी ट्रैकिंग एरर होना नहीं चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी काफी सोफिस्टिकेटेड है, तो ये इशू मेरे ख्याल में एक नॉन इशू है किसी भी अगर आप प्लेटफॉर्म को उठा के देखेंगे तो अक्षत, मुझे बताइए कि रिटेल निवेशकों को ये कितना भाएगा? अभी तो मेरे ख्याल से कुल मिला के कुछ 8 ही स्टॉक हैं जिनमें ट्रेड करने की इजाजत है, लेकिन आगे चलकर इसको 50 तक बढ़ा दिया जाएगा। पहला सवाल तो ये है कि कितनी दिलचस्पी दिखाएंगे भारतीय रिटेल निवेशक, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, तो शायद जैसा कि आपने कहा कि रेगुलेटरी बैकिंग है तो शायद भरोसा ज्यादा हो। दिलचस्पी कितनी दिखाएंगे? और दूसरा, US में भी तो स्टॉक का चुनाव करना आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली कि एक तो स्टॉक्स की लिस्ट अपने पास बहुत बढ़ गई है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन 2-3 बहुत अच्छी चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो 8 स्टॉक्स पिक करे गए हैं वहीं से मोस्टली इंडियन निवेशक शुरुआत करते हैं। जैसे कि वो फैंग स्टॉक्स हो गए, फेसबुक, अमेजॉन, फेसबुक अब मेटा हो गया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, वॉलमार्ट। सो ये 8 स्टॉक्स अभी लिस्ट करे गए हैं, तो यहीं से मोस्टली इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर
यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत वैसे भी यहीं से करते हैं मोस्टली। तो पहली बात तो ये कि वो दिखने में सिर्फ 8 स्टॉक्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स वहीं से शुरुआत करते हैं। तो दैट्स अ गुड टिपिंग पॉइंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एंड सेकंड पॉइंट ये हो गया कि एक भरोसे वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप पैसा इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो अगर एनएससी के का बैग्ड प्लेटफॉर्म आया है तो वो एक तरीके से बहुत पॉजिटिव मूव है कि वो लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि आप इंडिया से बाहर भी विकल्प तलाश सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एनएससी आईएफएससी के जरिए आप कैसे यूएस के स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, इसकी बारीकी तो आपको अक्षत ने समझा दी है, लेकिन अक्षत के पिटारे में और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अब ये है कि आपको अपने निवेश में से कैसे नियमित आय मिल सके, वो कौन कौन से निवेश के ऐसे विकल्प है जहां पर आपको आपकी रेगुलर इनकम का जो बंदोबस्त है वो आप कर सकते हैं। शुरुआत करना चाहूंगी मैं फिक्स डिपॉजिट से, और एक एक करके आप आगे बढ़िएगा अक्षत, बताएं। तो ऑफ कोर्स सबसे इजीएस्ट ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट है कि आप जब सिर्फ जाओ अपना पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में रख दो और आपकी रेगुलर कमाई होती रहेगी। आपको पता है, आप अपना कैश फ्लो एस्टिमेट कर सकते हो, कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती। अगर फिक्स डिपॉजिट 5 या 6% पे कराया गया है तो उसी रेट पे आपको पैसा मिलेगा। क्या ये एक अच्छा विकल्प है? डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जैसे होता है, जैसे अभी बात चल रही है कि यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हो गया है, अब इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑलरेडी हम एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में थे, तो उसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इन्फ्लेशन अगर और ज्यादा बढ़ गया और एफडी के रेट्स नहीं बढ़े तो फिर रियल टर्म्स में आप बहुत कम पैसा कमा रहे हो। क्योंकि अगर भारत में अगर इन्फ्लेशन 8 या 9% हो जाता है और एफडी रिटर्न आपको सिर्फ 5 या 6% मिल रहा है, सो आप रियल टर्म्स में तो 3% लूज कर रहे हो। सो दैट इज द फर्स्ट की थिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट। लेकिन प्रो ये है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का कि आपकी इनकम एक तरीके से बंधी हुई है, बहुत प्रिडिक्टेबल है और आपको वॉलेटिलिटी नहीं सहनी पड़ती फिक्स डिपॉजिट में कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद आप कह रहे हैं कि रेंटल इनकम से भी आपकी कमाई हो सकती है, जो एक रेगुलर इनकम का हिस्सा हो सकता है और काफी बड़ा हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो? जी हाँ, सो रेंटल इनकम एक अपने आप में एक पूरा मुद्दा है जिस पर अपन बात कर सकते हैं। लेकिन रेंटल इनकम अब 2 तरीके से है। एक तो ये कि आप अगर हाउस को रेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक घर खरीद लेते हो तो अभी उसमें रेंटल यील्ड बहुत कम है। तो अभी अगर आरबीआई की स्टडी भी हुई थी जिसको आरबीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, रिटर्न ऑन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, तो उसके हिसाब से ये नंबर जो था ये यील्ड दे रहा था या रिटर्न दे रहा था करीब करीब 12-15% आज से 6 या 7 साल पहले। अभी ये यील्ड या रिटर्न आपको सिर्फ मात्र 3%, 2 से 3% के बीच में मिलता है। तो एक घर खरीदना अभी इस समय रेंट के लिए दैट इज नॉट द राइट डिसीजन। लेकिन अगर आपने पहले खरीदा हुआ है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ ही अपने में काफी अच्छी थी तो वो बहुत अच्छा मूव था। लेकिन हाल फिलहाल आप घर, एटलीस्ट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अभी घर खरीदना इसलिए बहुत अच्छा मूव नहीं है क्योंकि जो हाउसिंग प्राइस इन इंडिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जो रेंटल यील्ड आ रही है, जो स्टडी करी गई थी, बहुत ही रिसेंट स्टडी थी, उसके हिसाब से रेंटल यील्ड एवरेज इंडिया में वो बहुत कम है। सो दैट इज द प्राइमरी इशू। लेकिन हाँ, अगेन उसमें बंधी हुई आपकी इनकम आती है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड वॉलेटिलिटी भी नहीं रहती। लेकिन एक मुद्दा और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अबाउट दी कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है। तो यूटिलाइजेशन रेशियो बेसिकली होता है कि अगर आप ने एक दुकान खरीदी एंड उसको आपने किराए पे दिया किसी को, तो वो उसका ऑक्यूपेंसी रेट कितना टाइम तक रहेगा, राइट। सो जरूरी नहीं है कि आपने दुकान खरीदी तो 12 महीने आपकी दुकान उठी रहेगी, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद स्टॉक, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड मार्केट, जिस पर लगातार हम चैनल पर भी बात करते रहते हैं, लेकिन आप किस तरह के नुस्खे बता रहे हैं इनमें से रेगुलर कमाई के? जी, सो अब अपन अगर बॉन्ड्स में जाएं या स्टॉक मार्केट्स में जाएं तो इसमें भी एक तरीके से वॉलेटिलिटी तो रहती है। लेकिन बॉन्ड में होता है कि वॉलेटिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें चीजें फिक्स्ड होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस या एक छोटा सा सजेशन मैं इसमें ये देना चाहूंगा कि जब भी आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसमें कुछ 2 या 3 मुख्य बातों का ध्यान रखें। कि पहली चीज कि वो सिक्योर्ड बॉन्ड है कि नहीं। सो सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप घर किराए पे लेने जाते हैं
तो बैंक से आपने लोन लिया, राइट? सो बैंक आपको सिक्योर्ड लोन दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पाए तो बैंक आपका घर बेच देगा और अपना पैसा वापस वसूल कर सकता है। सिमिलरली जब आप किसी को लोन देते हो बॉन्ड मार्केट में, सो जब भी आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप भी लोन दे रहे हो किसी को। सो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप किसी को भी लोन देने जाते हो तो सिक्योर्ड लोन ही देना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपने जाके इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता नहीं है कि वो बॉन्ड सिक्योर्ड है कि नहीं, तो वो ज्यादा रिस्की बॉन्ड्स होते हैं। तो पहली चीज आपको ये देखनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि सीनियरिटी क्या है बॉन्ड की। सो सीनियरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी आपने खरीदी, XYZ कंपनी, एंड अगर वो बैंकरप्ट हो जाती है तो सबसे पहला हक उसको लिक्विडेट करे जाएंगे, उसके एसेट्स, उसकी फैक्ट्री बेची जाएगी, उसकी कार्स बेची जाएंगी, बाकी सारी चीजें, कुछ पैसा आएगा तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लौटाया जाएगा वो पैसा। सो किस ट्रांच में सबसे पहला पैसे का हक होता है सीनियर जो डेट होल्डर्स होते हैं उनके पास। तो आपको बॉन्ड्स ऐसे खरीदने चाहिए जो ये दो क्राइटेरिया एटलीस्ट मीट करते हो, एक तो सीनियर और सिक्योर्ड। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लोग सिर्फ रेटिंग देख के खरीद लेते हैं बॉन्ड्स, विच इज नॉट द राइट मेजर ऑफ बाइंग बॉन्ड्स। रेटिंग भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दो मुद्दों का भी आप ध्यान रखें। एंड यस, बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट एक रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है। एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको अच्छे बॉन्ड से 8 से 10% के बीच में आराम से मिल सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बॉन्ड इस समय बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा वॉलिटिलिटी चल रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपने तमाम कमाई के नुस्खे हमको बताए, साथ ही बताया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए NSE IFSC के प्लेटफॉर्म के जरिए। अक्षत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को आज गाइड करने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे दर्शकों के सवालों के ऊपर। और ब्रेक लें उससे पहले बता देती हूँ आपको कि आप भी हमारे शो का हिस्सा हो सकते हैं, यानी आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप करना है अपने सवालों को 9619873567 पर, और वीडियो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। अपनी वीडियो शूट कीजिए, अपलोड कर दीजिए इस नंबर पर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।